आज हम लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को याद करते हैं, एक निडर नेता और दूरदर्शी जिनके शब्द स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे प्राप्त करूंगा ने स्वतंत्रता की ज्वाला प्रज्वलित की। उनके लेखन, भाषण और अथक सक्रियता के माध्यम से तिलक ने भारतीयों में गर्व और उद्देश्य की नई भावना जागरूक की। हमारे साथ जुड़ें जब हम उस देशभक्त के जीवन को पुनः देखें जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखी। हम आज उन्हें केवल तिलक के रूप में सम्मानित करते हैं, जो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे प्राप्त करूंगा के नारे के पीछे अडिग आत्मा है। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद, लोकमान्य तिलक। नमस्ते। मैं यहाँ इस असाधारण मंच पर उपस्थित होकर सम्मानित महसूस कर रहा हूँ, समय के पार बोलते हुए। मुझे आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद। सर, चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। हमें अपने बचपन और रत्नागिरी में अपने परिवार के बारे में बताइए। मैं जुलाई 1856 में रत्नागिरी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, ब्रिटिश भारत में जन्मा था। मेरा बचपन का नाम केशव था। मेरे पिता गंगाधर संस्कृत के विद्वान और स्कूल शिक्षक थे। उन्होंने मुझे सीखने का मूल्य और हमारे सांस्कृतिक विरासत दे जोंग याओता सिखाई। मेरी माँ, हालांकि मैं केवल 16 वर्ष का था जब मैं अपने पिता को खो दिया, हमारे घर को साहस और करुणा से भर दिया। 1871 में मैंने सत्यभामा से शादी की, जिसे हम प्यार से सत्य कहते थे। वह मेरी जीवन साथी थी और उसका समर्थन मुझे ताकत देता था। मैं एक मेहनती लड़का था, अक्सर किताबें हाथ में लेकर। बहुत छोटी उम्र से ही मैंने अपने मातृभूमि और उसकी आध्यात्मिक परंपराओं से प्रेम महसूस किया। आपकी शिक्षा ने आपके मार्ग को कैसे आकार दिया, श्री तिलक? मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा रत्नागिरी के स्थानीय स्कूल में प्राप्त की और बाद में पुणे के डेक्कन कॉलेज में पढ़ाई की। मैंने 1877 में गणित में स्नातक की डिग्री प्राप्त की और 1869 में कानून की डिग्री भी पूरी की। शुरुआत में मैंने पुणे में गणित पढ़ाया। हालांकि मुझे जल्द ही एहसास हुआ कि पढ़ाना पर्याप्त नहीं है। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी में, जिसकी स्थापना में मैंने मदद की, हम भारतीय युवाओं में स्वाभिमान और देशभक्ति के विचार जागरूक करने का प्रयास करते थे। गोपाल गणेश आगारकर और विष्णु शास्त्री चिपलूंकर जैसे मित्रों और मैं मानते थे कि शिक्षा हमें हमारी विरासत और स्वतंत्र सोच सिखानी चाहिए। उन शुरुआती वर्षों ने मुझमें अपने देश की सेवा करने की आग जगा दी। और फिर भी आपने सार्वजनिक जीवन में शामिल होने के लिए एक आरामदायक पद छोड़ दिया। उस निर्णय को प्रेरित करने वाला क्या था? मैं मानता था कि धर्म और दैनिक जीवन इंटरट्वाइंड हैं। मैं अक्सर कहता था कि देश को अपना परिवार बनाना चाहिए और केवल अपने लिए ही नहीं, बल्कि मानवता और यहाँ तक कि भगवान के लिए भी काम करना चाहिए। उन दिनों मुझे लगता था कि मैं अपने देश की सेवा अधिक कर सकता हूँ लिखकर और लोगों का आयोजन करके, न कि केवल पढ़ाकर। राजनीति में प्रवेश करते समय आपने किन व्यक्तियों या घटनाओं का प्रभाव महसूस किया? मैं कई लोगों की रचनाओं और कार्यों से प्रेरित हुआ। मेरी मित्रों, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी और भारतीय विचारकों जैसे ज्योतिराव फुले ने न्याय की बात की। हालांकि ब्रिटिश शासन ने हमारे लोगों को भारी करों और अनुचित कानूनों से परेशान किया। हम भी धर्म ग्रंथों और तुल्लाराम और रामदास जैसे संतों की ओर साहस के लिए देखते थे। जब मैंने 1880 में न्यू इंग्लिश स्कूल की सहस्थापना की, तो हमारा उद्देश्य न केवल पढ़ाना था, बल्कि राष्ट्रीय गर्व को जागरूक करना भी। और उसी समय मेरे मित्र विष्णु शास्त्री चिपलूंकर और मैंने एक छोटी समाचार पत्रिका शुरू की, जिसका नाम मरहाट्टा था। यह मेरी पत्रकारिता में पहली कदम थी, लेकिन मुझे जल्द ही एहसास हुआ कि हमें कुछ और बड़ा चाहिए, एक साहसी मराठी दैनिक, ताकि हम अपनी भाषा में जनता तक पहुंच सकें। यहाँ पर केसरी का आगमन होता है ना? हमें बताइए कि आपने केसरी को कैसे लॉन्च किया और आप क्या उम्मीद करते थे कि यह क्या हासिल करेगा? हाँ, केसरी 1881 में अपने ससुर और अन्य लोगों के समर्थन से मैंने केसरी, एक मराठी दैनिक, शुरू किया। नाम का अर्थ है सिंह, जो साहस का प्रतीक है। केसरी के माध्यम से मैंने भारतीयों से उनके अधिकारों के बारे में ईमानदारी से बात की और उन्हें ऊंचा खड़ा होने का आग्रह किया। मराठी में लिखने का मतलब था कि आम लोग, किसान और मजदूर पढ़ सकते थे
और महसूस कर सकते थे कि उनकी आवाज मायने रखती है। केसरी अन्याय के खिलाफ एक गर्जना बन गया। आपने गणेश चतुर्थी त्योहार को एक सार्वजनिक आयोजन के रूप में भी पुनर्जीवित किया। एक धार्मिक त्योहार कैसे राजनीतिक आंदोलन बन गया? गणेश चतुर्थी मूल रूप से एक पारिवारिक उत्सव था, लेकिन ब्रिटिशों ने बड़े सार्वजनिक समारोहों पर प्रतिबंध लगा दिया था। 1893 में मैंने प्रस्ताव रखा कि हम विनायक भगवान गणेश की मूर्ति को सड़कों पर लाएं ताकि लोग मिलकर पूजा कर सकें। यह त्योहार के नाम पर हजारों लोगों को एकत्र करने का एक तरीका था। गीत और जुलूस स्वराज और एकता की बात करने के अवसर बन गए। गणेश भगवान, जो बाधाओं को दूर करते हैं, भारतीय एकता का प्रतीक बन गए। त्योहार अपनी दावत और उत्साह के साथ हमारे संस्कृति पर गर्व को पुनर्जीवित किया और नागरिकों को एक राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा बनाया। क्या आप साझा कर सकते हैं कि उन संघर्षों के दौरान क्या हुआ? बिल्कुल। ब्रिटिश सरकार को हमारे आंदोलन से अच्छी नहीं लगी। 1897 में पुणे में प्लेग के प्रकोप के दौरान ब्रिटिश अधिकारियों ने कठोर कदम उठाए। मैंने केसरी में आलोचनात्मक लेख लिखे। जल्द ही 2 युवा क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या कर दी। सरकार ने मुझ पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया क्योंकि मेरे लेखों ने लोगों को दमन का विरोध करने के लिए प्रेरित किया। मुझे 18 महीने की जेल की सजा सुनाई गई। जब मैं उभरा तो लोगों ने मुझे एक शहीद के रूप में देखा। मैंने नारा दिया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे प्राप्त करूंगा। इससे राष्ट्रीय कल्पना जागरूक हुई। लेकिन सबसे बड़ा परीक्षण अभी आना बाकी था। 1908 में अन्य क्रांतिकारियों से संबंधित एक मामले के बाद मुझे फिर से आरोपित किया गया। इस बार मोहम्मद अली जिन्नाह नामक एक युवा वकील ने मेरा बचाव किया, लेकिन एक विशेष ट्रिब्यूनल ने मुझे दोषी पाया। मुझे म्यांमार के दूरस्थ मंडाले जेल में 6 साल की सजा सुनाई गई। मैंने अदालत में साहसपूर्वक कहा, मैंने कहा, मैं निर्दोष हूं और मुझे विश्वास था कि ईश्वर हमारे कारण को मेरे कष्टों के माध्यम से मजबूत करेगा। 6 साल, वह बहुत कठिन रहा होगा। मंडालय जेल कठोर था। मैं जंजीरों में पीड़ित था, मेरी सेहत खराब हो गई। लेकिन उसी समय मैंने अपनी गीता रहस्य लिखी, भगवद गीता की व्याख्या। मैंने आशा को जीवित रखा। मुझे विश्वास था कि सत्य के लिए पीड़ा हमारे देशवासियों को जागरूक कर सकती है। वे साल मुझे धैर्य सिखाते हैं। जब मैं 1914 में रिहा हुआ था तो विश्व युद्ध आय अभी शुरू ही हुआ था। मैंने वास्तव में ब्रिटिश युद्ध प्रयास का समर्थन किया। आशा करता था कि वे हमारी निष्ठा देखेंगे और सुधारों की मंजूरी देंगे। मुझे विश्वास था कि सच्चा परिवर्तन दोनों संकल्प और कुछ समझौते की आवश्यकता है। आपके विचारों ने कई लोगों को प्रभावित किया। आपने लाल बाल पाल प्रसिद्ध त्रिमूर्ति का गठन किया, जिसमें लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल शामिल थे। आप स्वशासन के मुखर समर्थक थे। क्या आप अपने नारे स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है के बारे में बात कर सकते हैं और इसका क्या मतलब था? बिल्कुल। स्वराज का अर्थ है स्वशासन। जब मैंने पहली बार इसे कहा तो यह एक कट्टर मांग थी। उस समय स्थानीय स्वशासन की भी मांग को ब्रिटिश सरकार बहुत अधिक मानती थी। लेकिन मैं मानता था कि भारत को पूर्ण स्वशासन का अधिकार है। वह नारा का मतलब था कि स्वतंत्रता ब्रिटेन से कोई उपहार नहीं है, बल्कि हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है एक स्वतंत्र जनता के रूप में। केसरी और भाषणों के माध्यम से मैंने भारतीयों को अपने आप पर विश्वास करने को कहा। मैंने कहा कि एक राष्ट्र को स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए संस्कृति और गर्व की आवश्यकता होती है। मैं अक्सर शिवाजी, हमारे मराठा नायक, का स्मरण कराता था ताकि सभी को हमारे अतीत की ताकत की याद दिला सकूं। लोग भी आपको भारत की भविष्य की सरकार के बारे में बात करते हुए याद करते हैं। वास्तव में, जब पूछा गया कि क्या मैं मराठा राजशाही में वापसी चाहता हूं, तो मैंने नहीं कहा। मैंने एक आधुनिक संघीय गणराज्य की कल्पना की। मैंने कहा कि हमें एक वास्तविक संघीय प्रणाली की आवश्यकता है जहां प्रत्येक समुदाय समान भागीदार हो। इसी तरह स्वतंत्रता की रक्षा की जाएगी। मैंने सभी समुदायों के बीच एकता के लिए भी काम किया।
बाद के वर्षों में मैंने एक कांग्रेस की योजना बनाई जिसमें हिंदू और मुस्लिम साथ मिलकर नेतृत्व करेंगे। यहां तक कि अदालत में भी मोहम्मद अली जिन्नाह मेरे वकील थे एक बात के मामले में। ये संबंध दिखाते हैं कि मैं हमेशा सभी से ऊपर राष्ट्रीय एकता की कामना करता था। आपके तरीकों से हर कोई सहमत नहीं था। कुछ लोगों ने आपको बहुत अधिक चरमपंथी माना और आप अन्य भारतीय नेताओं के साथ भी टकराए। आपने आलोचना और विरोध का कैसे सामना किया? विपक्ष सभी ओर से आया। ब्रिटिश ने मुझे परेशान करने वाला कहा। गोखले और गांधी जैसे मध्यमार्गी मानते थे कि मैं बहुत आक्रामक हूं। 1907 के सूरत कांग्रेस में कांग्रेस भी फाड़ में बंट गई। यह दर्दनाक था, लेकिन मुझे विश्वास था कि दबाव बनाए रखने के लिए कुछ साहसी रुख आवश्यक है। मैं भी सामाजिक सुधारकों में था। मैंने उस समय की कुछ सुधारों का समर्थन नहीं किया, जैसे शादी की उम्र बढ़ाना या लड़कियों की पढ़ाई, क्योंकि मुझे पारंपरिक जनता से संपर्क खोने का डर था। यह एक गलती थी, मैं मानता हूं, लेकिन उस समय मेरा मुख्य ध्यान गर्व को जागरूक करना था। मुझे लगता था कि बहुत अधिक बदलाव बहुत जल्दी हो सकता है और लोगों को विभाजित कर सकता है। इतिहास दिखाता है कि आप एक विश्वास के पुरुष थे। कई लोग कहेंगे कि आपके योगदान विवादों से कहीं अधिक हैं। मैं हमेशा भारत के प्रति श्रद्धा रखता था। मुझे विश्वास था कि हर भारतीय, चाहे उनका जाति या धर्म कुछ भी हो, गरिमा और स्वतंत्रता का हकदार है। यदि कुछ गलतफहमियां हुईं, तो मुझे आशा है कि समय मेरे कार्यों का न्याय करेगा। आपके संस्कृति और राजनीति का समागम अनूठा था। आप अपने आध्यात्मिक विश्वासों को अपने राजनीतिक कार्य को कैसे आकार देते हुए देखते हैं? मेरे लिए धर्म एक राष्ट्र की आत्मा था। मैंने आध्यात्मिकता और कार्य के बीच कोई संघर्ष नहीं देखा। मैंने सिखाया कि अत्याचार के खिलाफ लड़ना स्वयं एक पवित्र कर्तव्य है। भगवद गीता हमें बताती है कि न्यायपूर्ण कारण में हम व्यक्तिगत लगाव के बिना लड़ सकते हैं। यह पाठ मेरे शिक्षण का मूल बन गया। हमारे स्वतंत्रता के लिए संघर्ष धर्म था, एक धार्मिक कर्तव्य। मेरे प्रयासों ने मुझे उपाधि लोकमान्य, लोगों के प्रिय नेता दिलाई। जेल से रिहा होने के बाद भारत के कई हिस्सों में लोगों ने तिलक जिंदाबाद के गीत गाए। यहां तक कि महात्मा गांधी ने मुझे आधुनिक भारत के निर्माता कहा। यह मुझे विनम्र करता है कि आने वाली पीढ़ियां हमारे किए गए कार्यों में शक्ति पाती हैं। हम निश्चित रूप से आपका बहुत आभारी हैं। अब आप अपने इतिहास में अपने स्थान को कैसे देखते हैं? मैं कई आवाजों में से एक था। मुझे आशा है कि इतिहास उन अनगिनत बहादुर भारतीयों को याद रखेगा जिन्होंने चुपचाप लड़ाई लड़ी, मेरे जैसी लोगों के साथ। मेरी ओर से मैं संतुष्ट हूं यदि मैंने हमारे लोगों में भी एक साहस की चिंगारी को प्रेरित किया हो। हमसे पहले कि हम समाप्त करें, यदि आप भविष्य की पीढ़ियों से एक बार फिर बात कर सकते हैं, तो आप क्या कहेंगे? यह भी मेरी मृत्यु के समय 1920 में मेरे विचार भारत के थे। मैंने कहा, जब तक स्वराज प्राप्त नहीं होता, भारत प्रगति नहीं करेगा। ये शब्द हमेशा सही रहते हैं। दोस्तों, याद रखें, स्वतंत्रता के लिए जागरूकता, समर्पण और बलिदान आवश्यक है। अपने विरासत को जीवित रखें, एकता को संजोएं और अपने मातृभूमि की सेवा करें। ये मूल्य आपको किसी भी युग में मार्गदर्शन करेंगे। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, अपने ज्ञान को हमारे साथ साझा करने के लिए धन्यवाद। रत्नागिरी से मंडाले की आपकी यात्रा ने हमें विश्वास की शक्ति सिखाई। मित्रों, हमें भारत की स्वतंत्रता आंदोलन के एक महानायक से बात करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तिलक ने एक बार कहा था, शिक्षित करो, उकसाओ, संगठित करो। यह आदर्श वाक्य हम आगे भी निभाएंगे। ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। कॉन्वर्सेशंस अक्रॉस टाइम। मैं आपका होस्ट हूं, आपको साहस और बुद्धि की शुभकामनाएं देता हूं। लोकमान्य तिलक का जीवन हमें सिखाता है कि विश्वास की शक्ति और सच्चाई बोलने का साहस इतिहास का रुख बदल सकता है। यदि उनकी कहानी आपको प्रेरित करती है, तो इस एपिसोड को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। आइए, उनके स्वशासन के सपने को हर दिल में जीवित रखें। जय हिंद। भारत माता की जय।